बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 4 चैप्टर नंबर 3। इसमें ये कहते हैं कि यू वांट टू मूव अ 500 न्यूटन करेट across a level floor. To start the crate moving, you have to pull with a 230 Newton horizontal force. Once the crate breaks loose and starts to move, you can keep it moving at constant velocity with only 200 Newton. What are the coefficients of static and kinetic friction? इसमें कहते हैं कि हमारे पास एक क्रेट है जो कि उसका वेट कितना है, वो है 500 न्यूटन। वो एक फ्लोर पर पड़ा है। कहते हैं कि उसको हम मूव लेकर आते हैं, मीन कि उसको हम धक्का देते हैं ताकि वो मोशन स्टार्ट करे। तो उस पर हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। एक दफ़ा जब क्रेट की ब्रेक लॉस हो जाए तो वो मोशन स्टार्ट कर लेगा, तो उस वक्त उस पर जो फोर्स लगेगा वो है 200 लगेगा। ठीक है, तो कहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों मालूम करें। तो इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, डायग्रामेटिकली सॉल्व करूँगा। देखें, ये है न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में कहते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक फ्लोर है, उस पर क्रेट पड़ा है। ठीक है, अब देखें ये नीचे क्यों नहीं गिरता, क्योंकि यहाँ पर देखें डाउनवर्ड इसका जो वेट है वो कितना है, वेट 500 न्यूटन है। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि इस पे एक और फोर्स लग रहा है और वो फोर्स है नॉर्मल फोर्स। क्या, नॉर्मल फोर्स। और ये याद रखें आप लोग कि वेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स के बराबर होता है। तो जितना वेट होगा उतना नॉर्मल फोर्स भी होगा हमारे पास। अब इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाते हैं तो ये क्रेट मूव नहीं कर रहा, फिर और फोर्स लगाते हैं, क्रेट मूव नहीं कर रहा, फिर और फोर्स लगाते हैं, क्रेट मूव नहीं करता, मीन कि ये रेस्ट में है। एक फोर्स हमने इस पे लगाया है जो कि 230 न्यूटन तक हमने इस पे फोर्स लगा लिया। अब इसका जो है कब तक ये रुकेगा, आखिरकार ये मोशन स्टार्ट कर लेगा। तो इसी 200 न्यूटन 230 न्यूटन पर इसका जो ब्रेक है वो लॉस हो गया और इसने मोशन स्टार्ट की। ठीक है, अब ये जो है इतने फोर्स तक ये क्या हुआ था, ये रेस्ट में था, तो ये हमारे पास स्टैटिक फोर्स है। अब जब इससे हमने देखें 220 हमने इस पे फोर्स लगाई, ये स्टैटिक था, 225 हमने फोर्स लगाई, ये रेस्ट में था। अब इतने पर आकर इसका ब्रेक क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो मीन कि दिस इज़ द एंड पॉइंट, ये है एंड पॉइंट। इसके बाद ये क्या स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करेगा। जब मोशन स्टार्ट कर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक। काइनेटिक मीन कि जब कोई बॉडी किस चीज़ में हो, मोशन में हो, तो उस वक्त इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो काइनेटिक फोर्स होगा वो हमारे पास एक दफ़ा जब ये मोशन में आ जाए तो इसका फोर्स ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो ये हमारे पास 200 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कहते हैं कि स्टैटिक कोफिशिएंट मालूम करे, म्यू एस मालूम करे और म्यू के मालूम करे। तो म्यू क्या है, कोफिशिएंट है। अब देखें यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप लोगों के पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी को आप लोग धक्का दे रहे हैं, वो स्टॉप कंडीशन में है। तो पहले आप लोग बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे ताकि ये गाड़ी क्या कर ले, मोशन एक दफ़ा स्टार्ट कर ले। जब गाड़ी एक दफ़ा मोशन स्टार्ट कर लेता है आपके धक्के की वजह से, तो आपको फिर उतना फोर्स दरकार नहीं होगा। तो इसलिए देखिए पहले मैं कितना फोर्स लगा था, 230 न्यूटन। फिर जब इस करेट की ब्रेक लॉस हो गई, मोशन स्टार्ट किया, तो इस वक्त इस पर कितना फोर्स लग रहा है, वो 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो दोनों के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो आप लोग मालूम करें। तो यहाँ पर गिवन डेटा मैं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी डायग्राम में मौजूद भी है। तो यहाँ पर गिवन डेटा और फार्मूला, और यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन। अब जनाब यहाँ पर जनाब आप लोगों के पास Fn जो कि नॉर्मल फोर्स, वो हमारे पास है वेट, और ये कितना है, वो है 500 न्यूटन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फोर्स कितना है, वो हमारे पास है 230 न्यूटन। काइनेटिक तो वो आप लोगों के पास है 200 न्यूटन। क्या मालूम करना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने मालूम करने हैं। इसके लिए जो फार्मूले हैं वो हमारे पास है म्यू एस एज इक्वल टू, आप लोग इसको ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे म्यू
एफ एस डिवाइड बाय एफ एन, ये आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, और के के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय एफ एन। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। तो वैल्यूज़ को आप पुट करके आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट। तो अब यहाँ पर जनाब इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। तो वैल्यूज़ को पुट करने से ये है कि म्यू एस इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा एफ एस कितना है वो 230 और ये कितना है वो 500 है। ठीक है, यहाँ पर भी न्यूटन, यहाँ पर भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको आपस में डिवाइड करते इससे आ जाएगा 0.46 आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो हमारे पास 0.46 है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं एक MCQs बता रहा हूँ कि ये याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक हो या काइनेटिक हो फ्रिक्शन, इट हैज़ नो यूनिट, इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये आप लोग याद रखें, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट हैज़ नो यूनिट। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन मालूम करना है, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना है। तो यहाँ पर म्यू के इज इक्वल टू एफ के डिवाइड बाय एफ एन। इसकी वैल्यू स्पॉट करिए कितनी है 200 डिवाइड बाय 500, डबल ज़ीरो के साथ कैंसिल, इसको इस पर डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 0.4। तो म्यू के इज इक्वल टू 0.4, दिस इज़ द आंसर। क्योंकि न्यूटन न्यूटन आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इट हैज़ नो यूनिट। ये आप लोग का न्यूमेरिकल हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 जो है वो आप लोग उसमें कहते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ है, टू बॉडीज़ ऑफ मास इज 3 kg एंड 5 kg आर टाइड टू अ स्ट्रिंग विच इज पास्ड ओवर अ पुली। इफ the pulley has no friction, find the acceleration of the bodies and tension in the string। ठीक है, तो आप लोग ये दो मालूम करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दोबारा मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये हमारे पास एक पुली लगी है। ठीक है, अब यहाँ पर इससे आप लोगों ने एक यहाँ पर मास अटैच किया है इसके साथ, और एक यहाँ पर मास अटैच है। ठीक, ये M1 और ये है M2। M1 कितना है वो है हमारे पास 5 kg, M2 कितना है वो हमारे पास है 3 kg। समझ गए, इसको हमने वायर के साथ अटैच किया है स्ट्रिंग के साथ। अब ये जब भी देखें ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, और इनमें टेंशन भी मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा, टेंशन। तो कहते हैं कि इस वायर में जो टेंशन है वो टेंशन मालूम करे और इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो एक्सेलरेशन आप लोग मालूम करें। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने मालूम करने हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करें, M1 वो है 5 kg, M2 3 kg। अच्छा, एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन मालूम करना है। तो इनके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। तो देखें, इसका जो फार्मूला है वो ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में डिराइव हो चुका है। तो यहाँ पर ए के लिए जो फार्मूला है वो है M1 माइनस M2 इंटू जी, जी इज़ द ग्रेविटी, और यहाँ पर क्या आएगा M1 प्लस M2 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमारे पास ए के लिए है। फिर आप लोगों ने टी के लिए क्या लिखना है, टेंशन, तो वो है 2M1 M2 इंटू जी डिवाइड बाय M1 प्लस M2 आ जाएगा। ये हमारे पास टेंशन के लिए है। ठीक है, तो जी आप लोग देखें, जी तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, वो जी है 9.8 है। तो अब मज़ीद मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर
देखें यहाँ पर मैं आगे इसको प्रोसीड कर रहा हूँ। ए इज़ इक्वल टू M1, तो M1 आप लोग के पास कितनी है, वो है 5, M2 कितना है 3, G कितना है 9.8। M1 M2 को प्लस करें तो आप लोग के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 और यहाँ पर 9.8 आ जाएगा, ये G है। तो एक्सेलरेशन देखें, इससे माइनस करें तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9.8 और डिवाइड बाई 8। तो इसको आप लोग डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो कि आएगा वो है 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब हम टेंशन मालूम करेंगे, तो टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 n2g डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पर T इज इक्वल टू 2m1 कितना है, वो है 5, m2 कितना है, वो है 3, g कितना है, वो 9.8 और दोनों का m1 5 प्लस 3 ये ऐड करें। देखें इसको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन हम लिखें तो आपस में मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड करें तो इससे आ जाएगा 36.75। टेंशन का जो यूनिट है वो है न्यूटन। सो दिस इज़ द आंसर। अच्छा, इसमें कोई भी आप लोगों के साथ मुश्किलात आ जाए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।